नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी का कुछ अंश लेकर आया हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और विचार विमर्श कीजिए कि मौर्य वंश वो शौर्य है पृथ्वी का अर्थात धराधाम का, जिसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, ना है, ना आगे रहेगा। लेकिन कुछ मौर्य वंशियों के कारण ही, पता नहीं वो असली है या नकली है, ये नहीं अभी पता लगाया जा सका है, लेकिन कुछ मौर्य सरनेम वालों के कारण ही मौर्य वंशियों को बदनामी झेलनी पड़ रही है। जल्दी उसका खुलासा विश्व मौर्य परिषद करेगा। तो आप चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी के कुछ अंश पर फोकस कीजिए, मैं बताने जा रहा हूँ। अपने शिविर में आकर बेचैनी से टहलने लगा। अब सेल्यूकस, जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का ही कहानी बता रहा हूँ। सेल्यूकस उसे अपना शत्रु दिखाई देने लगा। सोचने लगा क्यों ना देवपुत्र से कहकर उस पर विद्रोह का महाभियोग लगाया जाए। अपने सैनिक में उसने चर्चा फैला दी कि सेल्यूकस आगे बढ़ने से घबरा गया है। उसके सैनिक घर वापस जाना चाहते। फिलिप के सैनिकों ने सुना तो उनका भी उत्साह ठंडा पड़ने लगा। सबको घर की याद सताने लगी। धीरे धीरे सबके मन में घर वापस लौटने की भावना प्रबल होने लगी। यह बात सिकंदर तक पहुंची तो क्षुब्ध हो उठा। उसके सपनों का महल चूर होता दिखाई देने लगा। फिलिप बुलवाया गया। क्यों फिलिप, अब तुम्हारे सैनिकों की हिम्मत आगे बढ़ने से जवाब दे रही है? सिकंदर ने गरज कर पूछा। नहीं देवपुत्र, ऐसा तो नहीं है, पर मगध की विशालता और सैनिक शक्ति को कम करके देखना भी ठीक नहीं है। जिन राजाओं को हमने अब तक जीता है वे बहुत छोटे थे और उनके पारस्परिक द्वेष का भी लाभ हमने उठाया है, पर मगध की सेना उनकी सेना से कई गुना है। फिलिप ने दबी आवाज में कहा। क्या तुम्हें इसकी सही जानकारी है? सिकंदर कड़का। निश्चित तो नहीं, पर तो निश्चित जानकारी कैसे प्राप्त हो? फिलिप तनिक सोचकर बोला, यही निकट में उस भारतीय ऋषि का आश्रम है जहां तमाम भारतीय उससे मिलने आते हैं। वह ऋषि भी सत्यवादी है, क्यों ना उसके पास चलकर कुछ जानकारी प्राप्त करें? फिलिप ने समझाते हुए कहा। क्या यहाँ के ऋषि में अपनी मातृभूमि के प्रति ममता नहीं है? वह जो कुछ कहेगा उसमें मातृभूमि रक्षा की भावना अवश्य होगी। फिर सच्चाई का पता कैसे लगेगा? फिर भी उसकी बातों से कुछ तो अनुमान लगेगी ही। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से लोग मिलेंगे जिससे कुछ मालूम हो सकेगा। फिर हम आगे आपसी राय मशवरा कर कुछ सोचेंगे। आगे आपका जैसा हुक्म होगा किया जाएगा, फिलिप ने निवेदन करते हुए कहा। सिकंदर सोचकर बोला, आम्बिक और सेल्यूकस को भी यही बुलावा और यही बुलवा, हम लोग साथ चलेंगे। कहकर सिकंदर ने फिलिप को अपने शिविर में वापस जाने की अनुमति दी। तीसरे दिन सेल्यूकस और आम्बिक आ गए। भोजन और विश्राम कर कुछ और विश्वस्त सैनिकों के साथ अपने अश्वों पर सवार हो महर्षि दांडायन के आश्रम की ओर चल पड़े। वन प्रदेश की हरितिमा निखार पर थी, फूल खिले थे, फिर भी सब कुछ सूना सूना और जड़ लग रहा था। ना हिरणों की कुलाचे थी, ना पक्षियों का कलह। सब सहमा सहमा लग रहा था, जैसे आतंक से भयभीत हो। वन्य जंतु और कूंजते हिरण सैनिकों के शिकार हो चुके थे। कुछ आगे बढ़ने पर पक्षियों का कलश सुनाई पड़ने लगा। मृग शावक कुलाचे भर रहे थे। कहीं कहीं सिंह शांत बैठे मिल जाते। सिकंदर देखकर चकित था। मृग को कुलाचे भरते देखकर भी सिंह शांत था। सिकंदर अपनी जिज्ञासा रोक न सका। आम्बिक, मुझे ताज्जुब है कि यह सिंह मृग को देखकर शांत बैठा है। हाँ देवपुत्र, यह महर्षि दांडायन के तप का प्रभाव है।
यहीं से उनके आश्रम की सीमा प्रारंभ हो जाती है। उनके अहिंसा व्रत के प्रभाव से हिंसक जंतु भी अहिंसक बन जाते हैं। ऐसा सिकंदर ने आंखें फैलाते हुए कहा। आश्रम से कुछ दूर ही सभी अपने अश्वों से उतर गए। अश्वों को वृक्ष की जड़ों से बांधकर पैदल चलकर सिकंदर ने रिसीवर से कहा, देवपुत्र सिकंदर महर्षि को प्रणाम करता है, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। रिसीवर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं कुछ और आशीर्वाद चाहता हूँ रिसीवर। वह आशीर्वाद तुम्हारे चाटुकार देंगे जो तुम्हारे विनाश का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तुम्हें जीवन की हरियाली को स्वाहा करने और उसमें स्वयं जल मरने का आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता। कहकर रिसीवर मौन हो गए। सेल्यूकस ने देखा उनकी पुत्री कार्नेलिया के साथ एक और राजकुमारी जैसी बाला भी है। आम्बिक ने उसे पहचाना, वह उसी की बहन थी। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस और फिलिप दोनों को पहचाना। रिसीवर के सम्मुख सबसे निकट आचार्य चाणक्य बैठे थे। उन सबके आने के पहले रिसीवर की वार्ता आचार्य चाणक्य से हो रही थी। आम्बिक तो अलका को देखते ही क्रोध से जलने लगा था, पर रिसीवर के भय से कुछ कह न पा रहा था। सिकंदर कार्नेलिया को पहचान रहा था, पर अलका और चंद्रगुप्त से नितांत अनभिज्ञ था। वह चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व से अभिभूत हो रहा था। रिसीवर, मैं मगध विजय के लिए प्रयाण करना चाहता हूं, क्योंकि मगध विजय के बिना भारत का सम्राट नहीं हो सकता। कहकर रिसीवर की संस्तुति की प्रतीक्षा करने लगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं किसी को भी युद्ध और नरसंहार की अनुमति नहीं दे सकता, रिसीवर ने गंभीर वाणी में कहा। फिर भी आप त्रिकालदर्शी हैं, विजय पराजय की संभावना तो बता ही सकते हैं। सिकंदर ने पुनः विनीत भाव से कहा, हाँ, तुम्हारा यह प्रश्न ठीक है। भारत को एक ऐसे शासक की आवश्यकता है जो हिंदू को उससे कन्याकुमारी तक और वामरीक से कामरूप तक एक छत्र शासन सूत्र में बांधकर एक राष्ट्र का रूप दे सके। रिसीवर ने पुनः गंभीरता से कहा, और वीर सिकंदर सर्वथा उसके योग्य है। सिकंदर ने उत्साहित होकर कहा, नितांत असंभव, आर्यावर्त किसी विदेशी को स्वीकार नहीं कर सकता। महर्षि ने वर्जना भरे शब्दों में कहा, उसे तलवार के बल से स्वीकार कराया जाएगा। सिकंदर ने दर्प से कहा, कदापि नहीं, आर्य संस्कृति को कभी तलवार के बल पर दबाया नहीं जा सकता। भावी भारत का सम्राट कोई और नहीं, महर्षि ने दृढ़ता से कहा। रिसीवर को नाम ज्ञात हो तो मुझे भी अवगत कराने की कृपा करें। सिकंदर ने जिज्ञासु दृष्टि से पूछा, जानना ही चाहते हो तो देख लो, भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने है, मौर्य गणराज्य का राजकुमार। रिसीवर ने चंद्रगुप्त मौर्य की ओर संकेत करते हुए कहा। सिकंदर पार की दृष्टि से चंद्रगुप्त मौर्य की ओर निहारने लगा, किंतु यह अकेला राजकुमार भारत का भावी सम्राट कैसे बन सकता है? यदि यह चाहे तो मैं इसे अपनी सेना में सेना नायक बनाकर इसकी मदद भी कर सकता हूं। सिकंदर ने कूटनीतिक का जाल फेंकते हुए कहा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे अगले भाग में मैं बताऊंगा, अगली कड़ी में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मौर्य अक्षासक परिवार यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और विश्व मौर्य परिषद को फॉलो करते रहिए। सत्यमेव जयते, जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत। अपने आसपास साफ सफाई रखिए और बड़ों का सम्मान कीजिए। पानी भी आवश्यकता अनुसार ही खर्च कीजिए और पेड़ अवश्य लगाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।